हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वेब। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं और इकोनॉमी के इस सेशन में सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे कि आखिर इकोनॉमी का सिलेबस क्या है। और इसके बाद में हम अपना पहला चैप्टर यानी अर्थव्यवस्था एक परिचय यानी परिचय को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर इकोनॉमी का जो प्रारंभ कैसे हुआ और इकोनॉमी होती क्या है, कैसे कैसे इकोनॉमी का विकास हुआ, अभ्युदय कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दें, इंडियन इकोनॉमी। तो हेडिंग क्या रहेगी आपकी, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। और आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग साथ में ही नोट्स बनाते रहिए। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक साथ में मिलकर नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि लास्ट में जैसे ही हमारे कंप्लीट लेक्चर हो जाएंगे इकोनॉमी के, तो आपके जो नोट्स होंगे वो एक साथ में तैयार हो जाने चाहिए। और जो भी हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप हमारे इस नंबर पर यानी 9648043168 पर सेंड कर सकते हैं अपने नोट्स को चेक कराने के लिए। चलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस के बारे में समझते हैं। आखिर इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है, यानी हमें इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना होगा। और इकोनॉमी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, मतलब कंप्लीट लेवल की तैयारी करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी की। जो भी क्वेश्चन बनेगा हर क्वेश्चन को हम पीवाईक्यू के माध्यम से, चाहे वो यूपीएससी का पीवाईक्यू या स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू या कोई भी वनडे एग्जाम का पीवाईक्यू, हम हर क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। चलिए पाठ्यक्रम में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थव्यवस्था एक परिचय यानी अर्थव्यवस्था के हम परिचय के बारे में जानेंगे। इसके बाद में दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक समृद्धि एवं विकास। थर्ड नंबर पर राष्ट्रीय आय। फोर्थ नंबर पर भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन। पांच नंबर पर क्या पढ़ेंगे, गरीबी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छः नंबर पर बेरोजगारी। सात नंबर पर मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। यहीं पर हम क्या पढ़ लेंगे, मुद्रास्फीति भी पढ़ लेंगे, यानी महंगाई के बारे में। आठ नंबर पर बैंकिंग। और नौ नंबर पर मुद्रा एवं पूंजी बाजार, यानी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बारे में समझेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जानते हैं, वित्तीय बाजार। 10 नंबर पर हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति एवं बजट। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति एवं बजट। 11 नंबर पर पढ़ेंगे, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको लोक वित्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोक वित्त के नाम से जानते हैं। 11 नंबर पर कर प्रणाली। कर प्रणाली। 12 नंबर पर पढ़ेंगे विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, जो भी विदेशी व्यापार हैं वो पढ़ेंगे। 13 नंबर पर भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। 14 नंबर पर पढ़ेंगे विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। 15 नंबर पर क्या पढ़ेंगे,
15 नंबर पर पढ़ेंगे भारतीय कृषि, भारतीय कृषि। और 16 नंबर पर पढ़ेंगे भारतीय उद्योग, भारतीय उद्योग। 17 नंबर पर पढ़ेंगे योजनाएं। 18 नंबर पर वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान। अब वो वित्तीय संस्थान कैसे होंगे? इंटरनेशनल हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। इसके बाद में 19 नंबर पर जनगणना। 20 नंबर पर विविध। जो भी हमारा बचा हुआ टॉपिक होगा, जैसे कर्व बच जाएंगे और भी अन्य टॉपिक हैं छोटे छोटे जो बच जाएंगे, उनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं सर्कल कर रहा हूँ, उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वहां पर भी कई बार क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका टॉपिक नंबर 3 यानी राष्ट्रीय आय, टॉपिक नंबर 4 यानी आर्थिक नियोजन, टॉपिक नंबर 5 गरीबी, टॉपिक नंबर 6 बेरोजगारी, 7 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति और बैंकिंग। इसके बाद में मुद्रा और पूंजी बाजार से लगभग एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। कर प्रणाली, राजकोषीय नीति एवं बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का डाटा ज्यादा रहता है। भुगतान संतुलन, विदेशी निवेश, भारतीय कृषि और भारतीय उद्योग, यहाँ से क्वेश्चन। और योजनाएं जो हैं वो करंट अफेयर्स से पूछी जाती हैं। इसके बाद में जनगणना, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, सभी लोग हेडिंग डालेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है? बेसिक ऑफ इकोनॉमी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का परिचय भी कह सकते हैं, या बेसिक्स, जो इकोनॉमी का बेसिक्स है उसको हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था एक परिचय, हिंदी वाले लिख लेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक परिचय। यहाँ पर बेसिक्स की जगह इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात नहीं है। बस इतना याद रखिए कि हम इकोनॉमी के भी बेसिक को समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्या है। यहाँ पर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है? अर्थशास्त्र होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए? व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो बताइएगा सर अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र के बारे में अगर पूछा जाए तो बताएंगे अर्थशास्त्र सीमित संसाधन को असीमित इच्छाओं में वितरण ही क्या है? अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, यानी यूनानी भाषा का वर्ड है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ओकियो, दूसरा नामिया। ओकियो का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी घरेलू, और नामिया का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। यानी घरों का, घर में जो यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे कि मान लेते कह सकते हैं हम प्रबंधन की बात जहां पर आती है, जहां पर मनी की बात आती है, धन की बात आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। यानी अर्थ का मतलब होता है मनी और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी करना, यानी धन का अध्ययन जहां पर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। और सबसे पहले जो एक पुस्तक थी, अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, वो किसके द्वारा लिखित है? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित है। लेकिन ये पुस्तक जो है वो धन के बारे में ना होकर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थी, यानी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित थी। तो अर्थशास्त्र के बारे में आप समझ गए। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इसमें लिखेंगे सीमित संसाधनों का, अर्थशास्त्र क्या होता है? सीमित संसाधनों का
सीमित संसाधनों का असीमित असीमित इच्छाओं में वितरण, सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में, सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण करना, वितरण करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर पूछा जाए इकोनॉमिक्स का क्या होता है तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? अच्छा, इकोनॉमिक्स जो है वो किस भाषा का वर्ड है? इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का वर्ड है, यानी ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? यूनानी भाषा बोल सकते हैं, यूनानी भाषा। तो ग्रीक भाषा का वर्ड है। और ये जो इकोनॉमिक्स है वो कितने, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कौन सा है सर? एक बताएंगे आप लोग कौन सा है? एक है ओकियो, और दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है, दूसरा है नामिया। दूसरा कौन सा है? ओकियो नामिया। ओकियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड, यानी घरेलू। और इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन। तो हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? घरेलू। और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, यानी घरेलू प्रबंधन। घर में देखिए धन का यूज होता है, घर में क्या होता है? हर एक चीज का मैनेजमेंट किया जाता है। वो एक अच्छा मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट होता है। मतलब क्या है? घर का जो भी खर्च होता है, कैसे चलना चाहिए खर्च, क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, किस प्रकार से सामान आना चाहिए, कितना राशन आना चाहिए, तो ये सभी एक तरीके का प्रबंधन ही है जो कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन घरों में अक्सर कर देखा होगा जो नहीं भी पढ़ा लिखा होगा वो भी क्या है, वो भी अच्छे तरीके से प्रबंधन कर सकता है। जैसे कि आप लोगों की माँ, तो वो क्या है? वो भी एक अपने आप में अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि वो मनी यानी धन का प्रबंधन और घर का प्रबंधन, हर तरीके का प्रबंधन वो कर सकती हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से प्रबंधन करती हैं। वैसे तो जो इकोनॉमिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है? जो इकोनॉमिक्स होता है उसका मतलब, यानी इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है मनी, मनी यानी धन। और जो शास्त्र होता है इसका मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन, अध्ययन। तो जहां पर किसका, धन का अध्ययन किया जाए वो क्या होता है? वो अर्थशास्त्र होता है। जिस जगह पर, जिस स्थान पर या जिस चीज में धन का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वो अर्थशास्त्र कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी यहाँ पर हम आपको परिचय के बारे में बता रहे हैं, आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र की, सबसे पहली पुस्तक अर्थशास्त्र नाम की ही पुस्तक थी। वो कौन सी थी? अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक थी। वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। और कौटिल्य का नाम कहीं कहीं पर आपको विष्णुगुप्त भी लिखा हुआ नजर आएगा, विष्णुगुप्त। और कहीं कहीं पर आपको चाणक्य भी इनका नाम लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन इनकी जो ये पुस्तक थी अर्थशास्त्र, यानी इनकी जो ये पुस्तक थी ना अर्थशास्त्र, वो इकोनॉमी से संबंधित यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं थी। तो किससे संबंधित थी सर? सर ये पॉलिटिकल साइंस यानी किससे? राजनैतिक विज्ञान से संबंधित थी। तो ये जो पुस्तक थी वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनैतिक विज्ञान से संबंधित थी। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, राजनैतिक विज्ञान से संबंधित संबंधित थी अर्थशास्त्र पुस्तक, ना कि जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। इस चीज को बेहतर तरीके से याद रख लीजिए। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? अर्थशास्त्र का अभ्युदय एवं विकास। मतलब क्या है? शुरुआत में अर्थशास्त्र को क्या कहा गया?
इसी इसी से हमारा जो अर्थशास्त्र है उसका अभ्युदय हुआ, यानी जन्म हुआ। वो कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? अर्थशास्त्र का अभ्युदय एवं विकास। अगले पेज में डालते हैं, यहां पर पड़ेगी अर्थशास्त्र का अभ्युदय एवं विकास। तो अर्थशास्त्र का अभ्युदय एवं विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का अभ्युदय कैसे हुआ? शुरुआत में अर्थशास्त्र को राजनैतिक अर्थशास्त्र कहा गया है। कौन सी पुस्तक मैंने बताई थी आपको? कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है। एक पुस्तक और जो बहुत फेमस है, इंडिका। आप लोग बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट बताइए, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही फेमस बुक है, अक्सर कर कई जगह पर एग्जाम में देखा भी गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसका भी आंसर बताइएगा। तो देखिए, शुरुआत में जो है अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है? राजनैतिक अर्थशास्त्र कहा गया है। शुरुआत में अर्थशास्त्र को राजनैतिक अर्थशास्त्र कहा गया है। देखिए, मैं बोल पूरा रहा हूं तो आप लोग कंप्लीट नोट्स बनाइएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट्स में लिखाऊंगा जिससे आपको बाद में याद करने में आसानी हो। ये नोट्स आपके क्लास में मिल जाएंगे, जो पीडीएफ वाला सेक्शन है, क्लास नोट वाला सेक्शन है, उसमें आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। तो शुरुआत में अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है? राजनैतिक अर्थशास्त्र कहा गया है, कहा गया है। तो शुरुआत में क्या कहा गया? राजनैतिक अर्थशास्त्र कहा गया है। और इन्होंने, यानी अरस्तु ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक में इसे गृह प्रबंधन से संबोधित किया है। अरस्तु की एक पुस्तक थी इकोनॉमिक, इन्होंने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को किससे संबोधन किया है? गृह प्रबंधन से संबोधित किया है। अर्थशास्त्र को, अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसको, अरस्तु ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र को क्या बोला है? गृह प्रबंधन बोला है। अर्थशास्त्र को क्या बोला है? अर्थशास्त्र को इकोनॉमी यानी गृह प्रबंधन बोला है। प्रबंधन बोला है। इसके बाद में अगला देखिए क्या है। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र कला, विज्ञान एवं मानव व्यवहार का हिस्सा माना जाता है। अर्थशास्त्र जो है वो किसका किसका हिस्सा माना जाता है? यह है कला, विज्ञान एवं मानव व्यवहार का हिस्सा माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक बहुत ही विद्वान हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, एडम स्मिथ नाम के। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में, यानी वेल्थ ऑफ नेशन में, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में हुई थी। इन्होंने कहा है, बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ होता है। बाजार जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ, यानी इनविजिबल हैंड होता है, इनविजिबल हैंड रोल होता है। और अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, यानी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं, वो कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ कहे जाते हैं। इनके बारे में लिखेंगे, एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक बुक है, एक फेमस बुक है, क्या नाम है इसका? द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। और इस पुस्तक के माध्यम से एडम स्मिथ ने कहा था, क्या कहा था? बाजार यानी मार्केट, बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था में
किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ होता है। बाजार जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ होता है, याद रखिएगा। और जो एडम स्मिथ जी हैं ये कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अदृश्य हाथ का मतलब क्या होता है? इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, तो वो क्या होता है? अदृश्य हाथ होता है, याद रखिएगा। इसके बाद में अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा होती है? अर्थशास्त्र देशों के धन का स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। इन्होंने, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र देशों के धन का स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। ये बात कही है किसने? एडम स्मिथ ने ये बात कही है। एक और भी विचारक हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, जेबी। तो जेबी सेन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र कैसा है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। और अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। अन्य परिभाषाएं भी दी गई हैं जिनके बारे में आपको लिखना, याद कर लीजिए नॉर्मल। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण, आर्थिक कल्याण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर यानी आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, अध्ययन है। जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर का अध्ययन है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, क्या? इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के प्रकार। हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम किस पर चल रहे हैं? अर्थशास्त्र पर चल रहे हैं। तो हम इसके प्रकार को देखेंगे। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कितने प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र के? अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या होता है? व्यष्टि, और मैक्रो मतलब होता है समष्टि। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो नोट करेंगे सभी लोग। पहला क्या है? पहला होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक मिनट रुकिएगा, समय दीजिएगा थोड़ा सा।
हाँ, हेडिंग क्या पड़ेगी? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के प्रकार। तो अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं इसके बारे में समझेंगे। अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो को क्या हम बोलेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा क्या बोलेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। पहला क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें किस प्रकार की स्टडी होती है? व्यक्तिगत स्टडी होती है। कैसी स्टडी होती है? व्यक्तिगत स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन होता है। यहाँ पर कैसा अध्ययन होता है? व्यक्तिगत अध्ययन, यानी इंडिविजुअल स्टडी होती है। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें कैसा अध्ययन होता है? एग्रीगेट स्टडी होती है। बस यही पॉइंट समझने का है, बाकी आप लोग एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं सारा। एग्रीगेट स्टडी यानी हम इसे क्या कह सकते हैं? विस्तारित अध्ययन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? विस्तारित अध्ययन बोल सकते हैं। विस्तारित अध्ययन यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें विस्तारित अध्ययन होता है, जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें व्यक्तिगत अध्ययन होता है, इंडिविजुअल स्टडी होती है। और समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तारित अध्ययन होता है। देखिए, समझने का प्रयास करिए आप लोग। व्यक्तिगत अध्ययन जैसे कि डिमांड, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डिमांड है तो उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि सप्लाई यानी आपूर्ति, जैसे कि कॉस्ट यानी लागत, जैसे कि प्राइस यानी कीमत, जैसे कि रिवेन्यू यानी संपत्ति, यानी और अगला क्या है? मार्केट यानी बाजार। अब यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बेरोजगारी। कोई पर्टिकुलर एक बंदा या एक कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार नहीं होगा, एक पूरा समूह, मतलब कंप्लीटली देखेंगे हम कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। जैसे कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, हम पूरे राष्ट्र की आय को देखेंगे। यानी इस जगह पर, यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है, यहाँ पर हम पूरे राष्ट्र की आय के बारे में समझेंगे, ना कि केवल पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति की आय के बारे में। हम गरीबी के बारे में देखेंगे, पॉवर्टी के बारे में देखेंगे, कंप्लीट राष्ट्र में, कंप्लीट देश में। हम पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, कितने बैंक हैं, कौन कौन सा बैंक, क्या क्या बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में। हम मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मुद्रा क्या क्या है। तो विस्तारित अध्ययन में क्या क्या पढ़ते हैं हम? अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, बैंकिंग, मनी, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? विस्तारित अध्ययन में। यानी बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, गरीबी, जनसंख्या, बैंकिंग और मुद्रा। और जबकि हम व्यक्तिगत अध्ययन में पढ़ते हैं डिमांड यानी मांग, आपूर्ति, लागत, कीमत, संपत्ति और बाजार। इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में, व्यक्तिगत अध्ययन में। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक जगह है दिल्ली, और दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर। दिल्ली में क्या है? एक जगह मुखर्जी नगर। एक जगह क्या है? मुखर्जी नगर। अब यहाँ पर कह दिया जाए कि सर मुखर्जी नगर में जितने भी विद्यालय हैं, मुखर्जी नगर में मान लीजिए कोई भी एक विद्यालय को उठा लिया जाए। मुखर्जी नगर में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्कूल ले लिया जाए, ए स्कूल। अब कह दिया जाए इस ए स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन वो कितनी फीस देते हैं, और क्या क्या इनकी क्या क्या फीस है,
इनका खर्चा क्या क्या आता है, टीचर को क्या क्या खर्च होता है, मतलब टीचर को कितना कितना रुपए दिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे और इसके बारे में कोई एक डाटा तैयार करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। मतलब मुखर्जी नगर के पर्टिकुलर एक स्कूल के बारे में अगर आप कुछ भी रिलेटेड में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमी में आएगा। अगर आप मुखर्जी नगर के जितने भी स्कूल हैं, मतलब मुखर्जी नगर के सभी स्कूलों के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे, मुखर्जी नगर के सभी स्कूल यानी ऑल स्कूल, सभी स्कूल के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यदि हम पर्टिकुलर एक स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के रिवेन्यू के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक में आएगा। अगर हम पूरे देश की राष्ट्रीय इनकम की बात करेंगे तो वो किस में आएगा, पूरे देश का मैक्रो में आएगा यानी समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। इस प्रकार से और बड़े स्तर पर जाएंगे, जब हम अपने भारत देश के रिवेन्यू की बात, जीडीपी की बात करेंगे तो वो किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। और जब हम पूरे विश्व की रिवेन्यू और जीडीपी की बात करेंगे तो वो किस में आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। मतलब क्या है, जब भी हम इनको पढ़ेंगे तो हमेशा कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, हमेशा इनकी तुलना करेंगे कि इसकी तुलना की किसके साथ जा रही है। अगर देश है, देश की तुलना विश्व के साथ की जा रही है तो क्या हो जाएगा, तो विश्व की, अगर विश्व के साथ तुलना की जा रही है तो देश के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। और जब देश की तुलना किसी राज्य से की जा रही है तो वो माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। वैसे क्या आएगा, माइक्रो में आएगा। और जब राज्य के साथ तुलना होगी, मतलब अपने से छोटे स्तर से तुलना होगी, तो वो बड़ा स्तर माना जाएगा यानी मैक्रो माना जाएगा। और राज्य की जो इकोनॉमी होगी वो कैसी मानी जाएगी, माइक्रो इकोनॉमी मानी जाएगी। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। बाकी ये एग्जाम्पल आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। इसके साथ में मैं यहाँ पर आपको ऐसे कुछ शब्द लिखा रहा हूँ जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत अध्ययन, या फिर व्यक्तिगत अध्ययन में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको लिख लीजिएगा एक बार। व्यक्तिगत अध्ययन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि मांग आती है यानी डिमांड, डिमांड, सप्लाई यानी क्या हो गया, आपूर्ति, कॉस्ट यानी लागत, और प्राइस यानी कीमत। इसके बाद में रिवेन्यू यानी संपत्ति या आय भी कह सकते हैं, संपत्ति, और मार्केट यानी बाजार। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी एग्रीगेट, जिसमें विस्तारित अध्ययन होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, बेरोजगारी, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और नेशनल इनकम, जिसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, पॉवर्टी यानी गरीबी या निर्धनता भी बोल सकते हैं, गरीबी, और क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और क्या कह सकते हैं, बैंकिंग, और क्या हो सकता है, मनी यानी मुद्रा। तो इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो किस में आएगा, विस्तारित अध्ययन में आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। इस चीज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। और अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी होगी, वो क्या समझनी होगी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में तो समझना ही होगा। तो हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये क्या होती है, इसके बारे में समझना होगा। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, देखिए
किसी विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक एरिया है, पर्टिकुलर एक एरिया है, ये एक एरिया मान लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक एरिया मान लेते हैं, जैसे दिल्ली, सॉरी क्या मान लेते हैं, दिल्ली। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है दिल्ली। अब इसमें जो अर्थशास्त्र होगा, इसमें जो धन के बारे में जो अध्ययन होगा, धन के बारे में जो अध्ययन होगा, अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन होगा जो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में हम उसको इकोनॉमी बोलेंगे, यानी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या कैसे समझेंगे आप, डिफिनीशन लिख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग को, किसके अनुप्रयोग को, अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग को, यानी एप्लीकेशंस को, इसको भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को, एप्लीकेशंस को, अनुप्रयोग को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यदि अर्थशास्त्र सिद्धांत है तो वह व्यवहारिक अर्थव्यवस्था है। यानी अगर अर्थशास्त्र सिद्धांत है तो अर्थव्यवस्था क्या है, व्यवहारिक है, व्यवहार है। अर्थशास्त्र सिद्धांत, अर्थव्यवस्था व्यवहार है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, यानी अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़े। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसके प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। सर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं। अभी सोच रहे होंगे कि आपने तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ी है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। तो सही पढ़ी है, अर्थव्यवस्था के वैसे तीन प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर ले जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखिए, अर्थव्यवस्था में जो पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है, विकास के आधार पर। अर्थव्यवस्था का जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है, विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन सा है, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा कौन सा है, अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी लिख लेंगे इंग्लिश में भी, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी,
अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये अर्थव्यवस्था है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? दूसरी कौन सी होगी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर। ये होगी पहली। दूसरी होगी कौन सी? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, व्यापार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। दूसरा बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। अब देखिए हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है यानी विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसमें जीवन जीने का जो स्तर होता है बहुत ही ऊंचा होता है। इसको हम लिखाएंगे नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बचपन में तो आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, 9th या हाई स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है? जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है? विकसित अर्थव्यवस्था में जिसमें जीवन जीने का स्तर बहुत ही उच्च होता है, यानी इनके यहाँ के जीवन जीने का जो स्तर होगा वो बहुत ही ऊंचा होगा, बहुत ही अच्छा जीवन यापन यहाँ के लोग कर रहे होंगे। जो डेवलपिंग यानी विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था में ये उभरती अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। कैसी अर्थव्यवस्था? उभरती अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी। इसको आप लोग भले ही लिख सकते हैं। विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम इमर्जिंग इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर जीवन जीने का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, अविकसित अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर जीवन जीने का स्तर जो होता है बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही अच्छा कम नहीं होता, मतलब अच्छा होता है, सॉरी, बहुत ही कम होता है, अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर जीवन, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ पर जीवन जीने का स्तर बहुत ही निम्न होता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें खुली अर्थव्यवस्था के बारे में, बात करें किसके बारे में? खुली अर्थव्यवस्था के बारे में। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? इंटरनेशनल, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बस यहीं पर है, इसके बाद में आपको इसी के रिलेटेड बात आएगी समझ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड यानी इसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है बताएंगे सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो जितने भी राष्ट्र में, यानी विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, तो उनके बीच में आपसी व्यापार, यानी राष्ट्रों में आपसी व्यापार, आपसी व्यापार, तो ये क्या कहलाता है? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। अब ये क्यों किया जाता है? संसाधनों का संतुलन करने के लिए। राष्ट्रों के बीच में जो आपसी व्यापार है, ये आखिर अगर पूछा जाए क्यों किया जाता है, वाई, क्यों किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे संसाधनों का संतुलन करने के लिए। क्यों किया जाता है भाई? संसाधनों का, संसाधनों का संतुलन करने के लिए, संतुलन करने के लिए।
आप लोग भी एक प्रकार का व्यापार कर चुके होते हैं, जैसे बचपन में पड़ोसी के घर से कुछ ना कुछ मांग कर लाना होता था। घर वाले मम्मी या पापा कुछ भी बोलते थे कि पड़ोसी के घर पर जाइए और मांग के लाइए। तो ऐसा क्या है, तो वो भी तो संतुलन ही होता है। जैसे मान लीजिए साइकिल है, आप लोग बचपन में साइकिल तो चलाई होगी, तो जरूरी नहीं है कि सभी के पास पंप हो। लेकिन क्या है, किसी के पास अगर पंप होगा तो आप उसके उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि आप अपना पंप दे दो, हम अपनी साइकिल के टायर में जो हवा भरेंगे। तो आप ये बोलेंगे, तो ये क्या है, आपके पास तो संसाधन है लेकिन उसके पास पंप है। अब ये हो सकता है या तो वो व्यवहार पर वो पंप दे दे, या तो बदले में कुछ ना कुछ आपसे धन ले ले। तो इससे क्या है, संसाधनों का संतुलन हो जाएगा। उसको रुपए की जरूरत थी, आपको पंप की जरूरत थी, आपने क्या कर दिया, रुपए देकर पंप ले लिया। तो इससे क्या है, संसाधनों का संतुलन हो गया ना। तो इसी संतुलन को बनाने के बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड यानी राष्ट्रों में आपसी व्यापार या फिर कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता कैसे है, वो होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माध्यम से। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो कैसे होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माध्यम से। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। और दूसरा क्या होता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। आयात। अगर आपसी व्यापार की जरूरत, आपसी व्यापार करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किसकी आवश्यकता होगी, इन दोनों की आवश्यकता होगी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आवश्यक होंगे, आवश्यक होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा जाए कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, बताइए जल्दी क्या बताएंगे। तो हम बताएंगे सर, एक्सपोर्ट जो है उसका मतलब क्या होता है, एक्स। यहाँ पर आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा, छोटा सा एक्स। एक्स का मतलब होता है एग्जिट। एक्स का मतलब होता है एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकालना। और बाहर निकालने का मतलब है, जो कंट्री, जैसे मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया से किसी दूसरी कंट्री से बाहर जाना, मतलब अपनी कंट्री से बाहर भेजना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मसालों का व्यापार करते हैं, मसाला बाहर दूसरे देशों में बेचते हैं, तो ये क्या है, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम दूसरे देशों से कुछ ना कुछ और दूसरी चीजें मंगा लेते हैं, वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, मंगवाना, अपने यहाँ मंगवाना, तो उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। और बाहर भेजना, बाहर भेजना उसे क्या बोलते हैं, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। कोई भी वस्तु है वो बाहर भेजना तो एक्सपोर्ट, और अपने यहाँ मंगवाना तो उसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। अपने स्थान पर मंगवाना तो उसे बोलेंगे इंपोर्ट। अब हम बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां आयात और निर्यात आसानी से किया जा सके। यानी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। क्लोज इकोनॉमी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो क्या अंतर है, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है खुली अर्थव्यवस्था, और इसको हम एक बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसमें जो एक्सपोर्ट है, ना ही तो एक्सपोर्ट हो पाएगा, एक्सपोर्ट हो पाएगा, और ना ही तो कुछ चीज इंपोर्ट हो पाएगी, इंपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है, इंपोर्ट भी, सॉरी ये क्या हो गया, इसमें क्या है, इंपोर्ट हो जाएगा आसानी से और एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, ये दोनों काम चलते रहेंगे। तो जहां पर आयात और निर्यात आसानी से किया जा सके, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगी, ओपन इकोनॉमी होगी। और जहां पर रिस्ट्रिक्शन होंगे इंटरनेशनल ट्रेड को, वो क्या होगी, क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, बंद अर्थव्यवस्था होगी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
नो रिस्ट्रिक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, और इसको लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रिस्ट्रिक्शन होगा, रोक होगी, रोकथाम होगी, लेकिन यहाँ पर कोई रोक नहीं होगी, यहाँ पर कोई रोक नहीं होगी, और यहाँ पर रोक होगी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। यहाँ पर क्या होगी, रोक होगी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, रोक होगी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय खुली अर्थव्यवस्था के जो कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। विशेषता क्या है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील होगा, जबकि जो ओपन बंद इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, वो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता या प्रभावित नहीं होगी। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी घटना होगी तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और 1991 से पूर्व भारत। घरेलू व्यापार पर ही ये निर्भर करेंगे, ये जो है वो किस पर निर्भर करते हैं, घरेलू व्यापार पर निर्भर करते हैं। ये चीज नोट कर लीजिएगा, घरेलू व्यापार पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। घरेलू व्यापार पर कौन निर्भर करते हैं, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो किस पर निर्भर करती है, घरेलू व्यापार पर निर्भर करती है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आप लोगों को करना होगा। असाइनमेंट क्या है, डेवलपमेंट यानी विकास और ग्रोथ, ग्रोथ यानी वृद्धि, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आप लोग ये पूरा एक इनमें क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप कम से कम 100 शब्द लिखेंगे। कितने शब्द लिखेंगे, 100 शब्द लिखेंगे। और ये आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9648043168 पर भेजेंगे। और आपको यहाँ पर अगर मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूं तो क्या दे सकता हूँ, विकास, विकास क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल इंक्रीजमेंट होता है, यानी बहुमुखी वृद्धि की प्रवृत्ति को विकास कहते हैं। विकास जो है वो कैसा हो सकता है, बहुमुखी हो सकता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, सिंगल डायमेंशनल होती है, यानी एक दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है वृद्धि में। और जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, और जो विकास होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर निर्भर करता है विकास। जबकि जो ग्रोथ होती है वो केवल और केवल क्वांटिटी होती है, मात्रात्मक शब्द होता है। यानी जो मात्रात्मक शब्द होगा, मात्रात्मक होगा वो क्या होगा, सिर्फ मात्रात्मक होगा, वो वृद्धि होगी। और जो मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक होगा वो क्या होगा, विकास होगा। तो इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है, कम से कम 100 शब्द में आंसर लिखना होगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में, यानी विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है और इसको कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां। अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग क्या पड़ेगी, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां। तो बताइए अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं। तो इनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, इनको हम कौन कौन से भाग में, एक तो स्वामित्व के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर। तो देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था की कौन सी प्रणालियां होती हैं, इनको देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर तो 3 प्रणालियां होती हैं स्वामित्व के आधार पर। वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो 3 हैं। तो देखिए, तीन चारों को देखेंगे यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी 3 है। एक कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर हम एक चौथे नंबर पर और देखेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था। अब जो जो नीली अर्थव्यवस्था होती है, ये किसके द्वारा, इसके प्रतिपादक कौन है, गुंटर पाउली। इसके प्रतिपादक कौन है, गुंटर पाउली। और वहीं पर अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, पूछा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, तो आप लोग बताएंगे एडम स्मिथ। कौन, एडम स्मिथ। इसके बाद में अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो आप लोग किसका नाम लेंगे, कार्ल मार्क्स। और वहीं अगर हम बात कर लें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो आप लोग किसका नाम लेंगे, जे एम केन्स। जे एम केन्स। तो ये क्या है, इनके प्रतिपादक हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, जे एम केन्स। नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, गुंटर पाउली। तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन किसका प्रतिपादक है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, एक छोटा सा लेक्चर था। अगले लेक्चर को थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छे से ज़्यादा चीज़ें हम बता सकें। और हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी होगी, वो क्या करनी होगी, जो एडम स्मिथ की बुक का नाम है वो क्या है, एडम स्मिथ की अगर हम बुक का नाम, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ द वेल्थ ऑफ नेशन बताया था ना, एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम बताया था, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये याद रखना। लेकिन इसका नाम कभी कभी पूरा भी पूछ लिया जाता है, और पूरा नाम क्या है इसका, एक मिनट रुकिएगा, पूरा नाम इसका है, पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी, 1776 में। अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, धन का शास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयां होती हैं, जैसे व्यक्तिगत फर्म आ जाता है, व्यक्तिगत उद्योग आ जाता है, व्यक्तिगत बाजार आ जाता है। और इसके क्या क्या घटक हो सकते हैं, मांग का घटक, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत का निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, वितरण आदि, ये सब किस में आते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता, राजकोषीय नीति इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगर आपको एक बात बताएं, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु की मांग क्या होती है। हाँ, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, याद रखिएगा, जब भी मैं आपको हर क्लास के बीच में आपको एक छोटा छोटा सा टॉपिक कराता चला चला जाऊंगा,
क्योंकि आपका जो स्तर है वो हमें ऊपर तक ले जाना है। इकोनॉमी को ऐसे पढ़ाना है कि आप इकोनॉमी में बिल्कुल खो जाएं और इकोनॉमी आपको बस सोते टाइम भी याद रहे। मतलब कभी कई लोगों का मानना होता है कि इकोनॉमी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से माइंड मैप तरीके से एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराऊंगा कि कोई भी आप भूलेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक आप नहीं भूलेंगे। और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी का एक पेज है जिस पेज में आप नोट्स बना रहे हैं, तो इसमें आप लोग साइड में थोड़ी सी जगह छोड़िएगा। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर करेंट अफेयर से रिलेटेड कोई पॉइंट है, जो आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है, तो आप इनको नोट करते चलिए, या फिर बाद में कभी कोई बुक के माध्यम से पढ़ेंगे तब भी आप नोट कर लेंगे। इस जो मैं यहाँ पर आपको नोट्स बनवाऊंगा वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल के बनवाऊंगा, जिससे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का जो वो है पेपर है वो भी उसके में उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, तो वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। वो हैंड रिटन नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। मात्र 27 पेजेस में हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीट इकोनॉमी आपको 27 पेज में कवर कराई है, तो उसको आप लोग देखिएगा, डेली पढ़िएगा, कम से कम 5-5 पेज डेली पढ़ेंगे। और आपके कोई भी आने वाले एग्जाम होगा, जैसे कि ईपीएफओ का एग्जाम है, तो ईपीएफओ के एग्जाम तक आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर आप 5-5 पेज भी डेली पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इतने अच्छे ढंग से याद हो जाएगी कि मतलब आप इकोनॉमी में ही जीने लगेंगे। जैसे आज अगर हम आपको एक टॉपिक कवर कराना चाहेंगे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है, मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है, यानी वस्तु की मांग क्या होती है, वस्तु की मांग आखिर होती क्यों है, ये बताइए कि वस्तु की मांग होती क्यों है। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग, मांग का नियम, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। मांग का नियम, मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम होता है यानी लॉ ऑफ डिमांड, इंग्लिश में भी लिख लेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम क्या होता है, यानी वस्तु की मांग। मांग किसकी होगी, किसी ना किसी वस्तु की होगी, वस्तु की मांग, यानी डिमांड, डिमांड ऑफ कोई भी थिंग्स हो सकती है, वस्तु हो सकती है, वस्तु की मांग। और वस्तु की जो मांग होती है वो क्यों होती है, संतुष्टि के लिए। वस्तु की मांग क्यों होगी, संतुष्टि के लिए। जैसे मान लेते हैं कौन सी वस्तु, कार हो गई, तो कार की अगर डिमांड है, कार की क्या है, डिमांड है, तो वो डिमांड क्यों होगी, संतुष्टि के लिए होगी ना। तो किसी भी वस्तु की मांग जो है वो किसके लिए होती है, संतुष्टि के लिए होती है। और जो संतुष्टि के लिए वस्तु की मांग होती है तो उसमें क्या होती है, इच्छा होती है, क्रय करने की तत्परता होती है और क्रय करने की क्षमता होती है। क्या होती है, क्रय करने की क्षमता होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है और कमी, मतलब कमी जो है वो कम होती है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, इच्छा होती है, क्रय करने की तत्परता होती है और क्रय करने की योग्यता होती है। वस्तु की अगर मांग है, यानी डिमांड है उस वस्तु की, और वो डिमांड अगर पूरी की जा रही है, उसकी सप्लाई हो रही है, तो सप्लाई क्यों होती है, क्योंकि हम जो क्रय की जाती है वो वस्तु क्रय हो रही होती है, यानी बेची जा रही है, वो वस्तु खरीदी जा रही है लोगों के द्वारा, वो वस्तु लोगों के द्वारा खरीदी जा रही है, क्योंकि तभी तो उसकी डिमांड बढ़ी है। यानी अगर मान लीजिए कल को कार 1 लाख रुपए की कार कर दी जाए, कितने रुपए की कर दी जाए, 1 लाख रुपए की कार कर दी जाए, तो उस 1 लाख रुपए वाले कार की, अगर वो कार की जो इंजन वगैरह है, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, अगर वो कार 1 लाख रुपए कर दी जाए, तो लगभग 1 लाख रुपए सभी के पास है, तो उसकी क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हो सकता है उसकी सप्लाई में कमी आ जाए, हो सकता है उसकी सप्लाई में कमी आ जाए, लेकिन उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की इच्छा जाग गई उसको खरीदने की, क्योंकि जब वो इतनी सस्ती हो गई तो लोगों की इच्छा जाग गई उसको खरीदने की,
इसीलिए उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई। और जो मांग का नियम यही कहता है कि किसी वस्तु को संतुष्टि के लिए उस वस्तु की मांग होती है, और जब वस्तु की संतुष्टि के लिए जब मांग होती है तो उसको खरीदने की इच्छा होती है, उसको खरीदने की तत्परता होती है, मतलब जल्दीबाजी होती है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी खरीद लें। और उसको योग्यता होती है उसको क्रय करने की, उसको खरीदने की योग्यता होती है, तभी तो हम उस वस्तु की डिमांड करते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए वाली जो कार है वो खरीदने की डिमांड क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास इसकी योग्यता है कि हम इसके खरीद सकते हैं 1 लाख रुपए में। सपोज करते हैं यही कार 1 लाख की जगह 1 करोड़ की हो जाए, तो इसकी जो डिमांड है वो तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास तो वो योग्यता ही नहीं है कि हम इसको खरीद सकें इतनी जल्दी। तो इसीलिए क्या है, उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। तो मांग का नियम ये कहता है कि मांग का नियम किसके लिए होता है, संतुष्टि के लिए होता है। वस्तु की जो मांग होती है वो किसके लिए होती है, संतुष्टि के लिए होती है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे ढंग से, और आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। आप लोगों का होमवर्क ये भी है कि मांग का नियम क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।